भाषा जब तक इंसान जिंदा है तब तक साहित्य मर ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि साहित्य पढ़ने वाला बेरोजगार होता है। ये मानसिक खुराक किसी और विषय से आपको मिल ही नहीं सकता है। पैसा कमाने के लिए एक उम्र काफी है कि आप इतने से इतने 20 से लेके 40 के बीच 45-50 आप कमा लेंगे। उसके बाद तुलसीदास ने कहा है कि बड़ा जतन मानव तन पाया। आजकल के ज़माने में ये माना जाता है कि साहित्य पढ़ोगे तो फिर तुम बेरोजगारी में मरोगे। पहले ही सोच ले साहित्य पढ़ के क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। भारत के ही पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ नन हिंदी क्षेत्र में हिंदी शिक्षक इतनी अच्छी सैलरी में काम कर रहे होते हैं। कोशिश तो कीजिए, घर बैठ के तो कुछ होगा नहीं। अगर नेपाल को मैं कहूँ तो नेपाल के हर मिट्टी के हर कोने में आपको धर्म मिल जाएगा। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इंग्लिश हब में। आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति है, वो है हमारे डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी, जो कि नेपाल से है। सबसे पहले हम आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर श्वेता जी का स्वागत करती हूँ हमारे इंग्लिश हब में। मैडम जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इंग्लिश हब में पूरे श्रीलंका की तरफ से। जी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया है। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, और सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मतलब हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और आपके माध्यम से हमें नेपाल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, और नेपाल से संबंधित हिंदी भाषा का जो भी चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक है वो ज़्यादातर श्रीलंका और श्रीलंका से संबंधित लोग हैं, तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को आपके बारे में और भी कुछ बताना चाहते हैं। हालांकि अभी आप विभागाध्यक्ष है त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट में, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में और आपका जो हिंदी भाषा से ये संबंध कैसा रहा, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं आपसे। जी जरूर, मैं अपने बारे में खुद ही बताना ही मुझ ज़्यादा सही होगा। जी मैम। ऐसे नाम आपने कहा है, मेरा नाम श्वेता दीप्ति है और मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो नेपाल का सबसे पुराना और सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। पर मूलतः मैं भारतीय हूँ, बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ। पर शादी के बाद पिछले 27 वर्षों से मैं नेपाल की नागरिक हूँ और नेपाल में रहकर हिंदी की सेवा कर रही हूँ। और इसी दरमियान लिखने पढ़ने का शौक़ रहा मुझे, मैं हमेशा लिखती रही। कहते हैं कि जब कभी कोई लिखना शुरू करता है तो वो पहले कविता में अपनी लेखनी चलाता है, और मैंने भी कविताएं लिखनी शुरू की और कविता के मेरे 2 संग्रह प्रकाशित हैं और कहानी संग्रह मेरी आ चुकी है। 2-4 आलोचनाओं की किताब है। अभी आपने जिस किताब की चर्चा की, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो चूँकि हम लोग शिक्षण पेशा से जुड़े हुए हैं, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, भारतीय काव्य शास्त्र की किताबें कम नहीं हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो उस वक्त जब मैं विद्यार्थी को पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि उन्हें मैं अपनी बात को समझाने के लिए मैं अपनी से भाषा में प्रयोग करती थी, तो लगता था कुछ सहज सा हो, क्योंकि पुरानी जितनी भी किताबें हैं काव्य शास्त्र की, बच्चे उसको पढ़ना नहीं चाहते थे, उन्हें कुछ नीरस सा लगता था। तो मैंने पाठ्यक्रम को समेटा और पाठ्यक्रम के हिसाब से मैंने किताब लिखी। एक किताब है आधुनिक कविता, एक अनुशीलन, और एक भारतीय काव्य शास्त्र, जो दोनों पाठ्य पुस्तक हैं। उसके अतिरिक्त मैंने मेरी एक विविधा नाम की भी किताब है, जिसमें मैंने हिंदी के कुछ लेखक और नेपाल के कुछ लेखक जिन्होंने हिंदी में लिखा है उनको लेकर मेरी वो समालोचनात्मक पुस्तक है। एक समीक्षा पिछले साल आई, जिसमें मैंने जो मेरे जितने भी आलेख थे, कुछ छपे हुए, कुछ जो मैं खास करके मैं बताऊं कि कोरोना के समय में जब मैं ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल होती थी तो बहुत कुछ बिना तैयारी के बोल जाया करती थी, पर ये लंबा चला, और जब लंबा चलने लगा तो मुझे लगा जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो क्यों ना इसे मैं लिखूं। और उस वक्त की बहुत सारी जो समयानुकूल आलेख हुआ करते थे वो मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो गए, तो मैंने उसे भी एक पुस्तक का रूप दिया, जिसमें उस समय की जो मनोदशा थी और उस वक्त मैंने जो काम किया मैंने उसमें समेटा उसको। पिछले साल मेरी कहानी की किताब आई, टुकड़ों में बटी जिंदगी, जो सच नाम से आपको लग रहा होगा
कि नारी प्रधान ही कहानियां हैं उसमें, जी क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को जब भी जीते हैं तो कई एक भागों में बाँट करके जीते हैं। तो उसमें जितनी कहानियाँ शामिल हैं वो लगभग उसी चीज़ को छूती हुई कहानियाँ हैं। और फिर लिखने पढ़ने का तो सिलसिला रहा ही, लेकिन जहाँ तक आप जानना चाहेंगी शायद कि नेपाल में हिंदी की क्या स्थिति रही। हाँ जी मैम। तो मैं बताऊँ कि मैं जब यहाँ शादी करके आई तो मैं 10 वर्षों तक मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था क्या हिंदी की क्या स्थिति है, हाँ जी। हिंदी की पढ़ाई कैसे होती है, कहाँ होती है। कुछ जो भारतीय सिलेबस से जुड़े हुए स्कूल थे, वहाँ जब मैंने कोशिश की तो वहाँ मेरी डिग्री ही आड़े आ जाती थी कि आप पीएचडी होल्डर हैं और स्कूल में पढ़ाएंगी तो आपके साथ ही अन्याय होगा। तो ये उस समय का दौर था जब लोग कहते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन वो दौर भी गुजरा। मैं पिछले 18 सालों से यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। तो उसके बाद हिंदी को लेकर जो यह मैंने माहौल देखा, सच तो ये है कि नेपाल के लिए हिंदी कोई अपरिचित भाषा नहीं है। हाँ न जी। ही इसे नेपाल के संदर्भ में मैं कहूँ कि ये विदेशी भाषा है। हाँ जी। जैसे हमारे जब भी हिंदी साहित्य की बात होती है, प्रवासी साहित्य की बात होती है, तो प्रवासी साहित्य में हम मानते हैं कि मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका जो हमारे लोग गए, जो वहाँ बसे, उन्होंने हिंदी को वहाँ पे प्रमोट किया। पर जी। नेपाल के लिए ये धारणा नहीं है। नेपाल की हिंदी को, नेपाली हिंदी साहित्य को प्रवासी साहित्य में रखा भी नहीं जाता है। क्योंकि नेपाल की भौगोलिक दृष्टिकोण से तो हमारे कई एक सीमाएं हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं। जी। तो उस स्थिति में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए हिंदी बोलना बहुत सहज होता है। और जब मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं कि यूनिवर्सिटी आज 70-72 सालों से जो इसका इतिहास रहा, तो पता तो होगा कि नेपाल में राजतंत्र था जी। और उस वक्त उच्च शिक्षा के लिए बहुत जद्दोजहद होती थी कि उच्च शिक्षा अगर जनता पढ़ ले तो फिर बाद में बगावत कर सकती है, लोग जागरूक हो सकते हैं। लेकिन वो दौर भी आया कि विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और उस वक्त जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी वो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से आबद्ध होकर होती थी, भारत के बिहार से। अच्छा जी। तो माध्यम हिंदी हुआ करते थे, शिक्षक भी वहीं के होते थे। तो इस स्थिति में मुझे लगता था कि हिंदी के लिए एक जो भावना होगी, सहृदयता की भावना होगी, वो मैंने कम देखा। बाद में चल के जो लोग जुड़े उन्हें लगने लगा कि हिंदी तो भारत की भाषा है, नेपाल में इसकी आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके हिंदी के लिए या पत्रकारिता का क्षेत्र हो या शोध का क्षेत्र हो, हिंदी में लिखने वाले बहुत ज़्यादा यहाँ लेखक हैं जो साहित्य की रचना करते हैं। तो ये एक सुखद पहलू है, पर जब राजनीति का रंग किसी पे चढ़ जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको झेलना। बस मैं हिंदी के लिए भी यही बात कहूँ कि यहाँ हिंदी को प्यार बहुत मिलता है। जी। हिंदी को गीत हो, हिंदी के साहित्य हो, हिंदी के सिनेमा हो, लेकिन सभी को बहुत ज़्यादा दर्शक, श्रोता, पढ़ने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब भाषा को एक स्थापित रूप देना पड़ जाता है, उसकी जब मांग होती है, तो वहाँ लोग मुकर जाते हैं कि नहीं, ये यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये हिंदी की दशा रही यहाँ पे। अच्छा मैम, एक सवाल और, क्या वहाँ पे नेपाल में स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हिंदी एक भाषा के तौर पे सिखाया जाता है या मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे वो होता है? बताओ कि कुछ तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। हाँ जी। जहाँ जो भारत के सिलेबस को यहाँ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ तो हिंदी है ही। अच्छा जी। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक भाषा में हिंदी को रखा गया है स्कूल लेवल पर, जिसमें हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये सारे पाठ्यक्रम बनते हैं। इसलिए मुझे पता है कि स्कूल में रखा गया है। जी। तो इसको पढ़ने वाले छात्र नहीं, अधिकतर लोग नेपाली पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा जी। चूंकि संविधान में भी हिंदी को शामिल नहीं किया गया है मैथिली, भोजपुरी की तरह, लेकिन पाठ्यक्रम हर साल बनते हैं, तो है, व्यवस्था तो है, पढ़ने वाले लोग नहीं है। पर यूनिवर्सिटी में नहीं, हमारे यहाँ जो बैचलर के कॉलेज हैं, जो जहाँ स्नातक की पढ़ाई होती है, कुछ एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाई जा रही है। जैसे काठमांडू में पनकन्या है, वुमेंस कॉलेज है, हिंदी वहाँ भी पढ़ाई जाती है। हमारे नेपाल को जब आप जानेंगी तो ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, तराई, पहाड़ और हिमाल। जी। तराई का जो क्षेत्र है ना, वो भारत की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जी। वहाँ के कुछ कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई होती है।
पर छात्रों की स्थिति नगण्य ही मैं मानूं, क्योंकि या तो जागरूकता का अभाव है या लोग ये समझते हैं कि भाषा और साहित्य पढ़ के क्या होगा। जी, जी हाँ मैम। और मैं साथ में आपसे ये आपकी विश्वविद्यालय के बारे में, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ श्रीलंका के रहने वाले लोगों को ही यहाँ पे ज़्यादातर बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको ये आपके विश्वविद्यालय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप उसके बारे में और वो वहाँ के जो हिंदी विभाग है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और कुछ जानना चाहते हैं मैम। हिंदी विभाग, मैंने कहा ना कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से हिंदी विभाग है। अच्छा जी। और अभी हम लोग 6 हैं, वहाँ 6 शिक्षक हैं। और ऐसा भी है कि एक तो मैं ये कहूँ कि मानवीय की ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी फैकल्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लचर अवस्था में है। आप भी मानेंगे कि बच्चों का झुकाव उस विषय की ओर ज़्यादा है जो उन्हें रोजगार से जोड़ता है। जी। तो मैनेजमेंट में बच्चे मिल जाएंगे, साइंस में मिल जाएंगे, फाइन एंड आर्ट्स में मिल जाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, नेपाली, फिर इंग्लिश में है बच्चे। जी। तो हिंदी विभाग कभी खाली नहीं रहा है, विभाग में विद्यार्थी आते रहे हैं। और अभी तो मुझे खुशी है कि इस बार बहुत लंबे समय के बाद पिछले साल एक पीएचडी भी हुआ हमारे यहाँ से, और अभी 2 शोधार्थी हैं हमारे साथ और 5 अभी एमफिल में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ये मैं कहूँ कि एक लंबा अरसा गुजरा जब हम लोगों को कोई शोधार्थी नहीं थे हमारे पास। कई मतलब मुझे अपने 17 साल मुझे हो गए हैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय में। जी। 17 साल में पहली पीएचडी हुई है जो पिछले साल संपन्न हुई है। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2 ऑलरेडी हैं और 5 जो भी एमफिल कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जरूर पीएचडी करेंगे। जी। तो ये एक सुधार की प्रक्रिया तो मैं देख रही हूँ कि स्थिति सुधर रही है। और जहाँ तक मैंने हमसे पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बाहर के अगर छात्र आना चाहे तो वो आ सकते हैं या नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं। तो अब श्रीलंका में पढ़ाई का खर्च क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब बाहर के विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो उनके लिए शायद ये महंगा पड़ जाता है। अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उनका पेमेंट डॉलर में होता है। अच्छा जी। और उस कंडीशन में आप अपने देश से इधर आएंगे तो आपके खर्च बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं जब कभी भी भारत के यूनिवर्सिटी में कहीं जाती हूँ तो वो लोग इच्छुक भी होते हैं, पर जब उन्हें ये लगता है जैसे इंडिया में अगर कहीं जाओ तो यूजीसी की तरफ से पीएचडी करने वालों को भत्ता भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। हिंदी विभाग में फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोशिश में हूँ मैं कि कुछ ऐसा करूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हों उनको कुछ प्रोत्साहन मिले और जो खर्च होता है उसमें कुछ हम लोग भी उसमें सहयोग कर सके। लेकिन ये है कि विश्वविद्यालय में बाहर के छात्र आते हैं, हमारे विभाग में अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन और सारी जितनी फैकल्टीज है वहाँ विद्यार्थियों को मैं देखती हूँ, जापान से आते हैं और भी अदर कंट्रीज से आते हैं। तो वो लोग यहाँ रिसर्च के ख्याल से ही आते हैं, चूँकि एक जिज्ञासा का क्षेत्र तो है नेपाल। और मुझे लगता है जब ज्योग्राफी की बात होती होगी, पर्यावरण की बात होती होगी, तो ऐसे में वर्ल्ड वाइज एक होता है कि भाई नेपाल बहुत शांत, बहुत प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ देश है, तो उसमें आते हैं लोग। जी। और फिलहाल मुझे ये मेरे विभाग को ये सौभाग्य नहीं मिला है कि हमारे यहाँ कोई बाहर के स्टूडेंट आए। मैम, लेकिन श्रीलंका का संबंध नेपाल से धार्मिक संबंध भी है, वो है बौद्ध धर्म को लेके, तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि श्रीलंका में काफ़ी सारे लोग अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनको पता चल गया ना, तो फिर बहुत सारे लोग आना चाहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा हमारे यहाँ बौद्धिज्म है, डिपार्टमेंट ही है अलग से जहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती है। जी। तो मुझे ये अभी जानकारी नहीं है कि वहाँ यहीं के हैं विद्यार्थी या बाहर के भी हैं, लेकिन जरूर होते होंगे, मुझे जैसा लगता है। कभी कभी मैं देखती हूँ तो जो हमारे जापान से या चाइना से, चाहे श्रीलंका जो भी आते होंगे, तो वो बौद्धिज्म में जरूर जाते होंगे, क्योंकि लुम्बिनी और कपिलवस्तु का जो संबंध है, और वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है, बौद्ध विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी बच्चे जरूर जाते होंगे स्टूडेंट। तो उनके लिए तो ये जगह बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी। जी मैम, और एक बात और जानना चाहती हूँ मैम, जैसे कि आपने कहा था कि हिंदी को लेके मतलब
झुकाव थोड़ा सा कम होते जा रहा है, तो आप लोग अपनी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से मतलब किस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं सालाना, वो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम जानना चाहते हैं। और उसमें क्या विदेशी छात्र भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कोई संभावना है अगर कोई कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं तो उधर? अभी ऐसे कोई कार्यशाला तो नहीं हुई है कि किसी चीज में, मतलब जैसे कुछ विद्यार्थी, अभी कुछ दिन पहले 2 स्टूडेंट आए हुए थे जो यूएसए के थे, और वो हिंदी सीखने आए हुए थे हमारे यहाँ। तो उन लोगों को एक, मतलब यहाँ पे क्या कहूँ मैं, एक संस्था है जो हिंदी सिखाती है उन लोगों को। वो आते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए यहाँ रुकते हैं और हिंदी सीखते हैं। लेकिन हमारे विभाग से अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है, हिंदी विभाग से ऐसा नहीं हुआ है। और एक विश्वविद्यालय या विश्व भाषा है जहाँ विश्व की सारी भाषाओं को वहाँ पढ़ाया जाता है। तो चूंकि वो यूनिवर्सिटी से अलग है, तो मुझे लगता है वहाँ जो विदेशी छात्र आते होंगे वो वहाँ जाकर जरूर पढ़ते होंगे, और नेपाल के बारे में जो भी उनकी जानने की जिज्ञासा होती होगी उसका समाधान वही होता होगा। हिंदी विभाग संगोष्ठियाँ करता है, सेमिनार आयोजित होते हैं, और अभी तक तो भारत से मिलके ही हम लोगों ने किया है। और अभी आज ही एक ऑफर आया कि मॉरिशस और इंडिया से कुछ विद्वान हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और हिंदी विभाग के साथ मिलके कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो ये होता रहता है, ये चलता है। लोग जुड़ते हैं, आते हैं, बस 1-2 दिनों का जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है, तो उससे एक तो बात होती है कि प्रचार प्रसार तो होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि नेपाल में हिंदी पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग है, तो ये जागरूकता तो आती है। कुछ एक बातें हैं जो इसलिए भी जुड़ते हैं, जैसे नाथ संप्रदाय का नेपाल से बहुत ज़्यादा असर है। जैसे आपने बौद्ध धर्म के लिए कहा जी, तो हिंदी में तो हम लोगों का एक पेपर ही होता है नाथ संप्रदाय को पढ़ाने वाले, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। तो नाथ पंथी जो है ना, गोरखनाथ की भूमि रही है नेपाल। अच्छा जी, जिसके यहाँ पे गोरखा एक जगह है जहाँ से माना जाता है उनकी उत्पत्ति को, और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे पांडुलिपि, बहुत सारी बातें यहाँ जो शोध का विषय बन सकती हैं, उस पर शोध किया जा सकता है। तो ये क्षेत्र तो है जहाँ पे आप बहुत कुछ मिलेगा आपको, साहित्य से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ। अगर नेपाल को मैं कहूँ तो नेपाल के हर मिट्टी के हर कोने में आपको धर्म मिल जाएगा जी, बहुत सारे, मतलब मंदिर, मठ यहाँ मिलते हैं। तो ये सारी बातें, अगर साहित्य से आप जुड़े हुए हैं, आपके संस्कृति में रुचि है, परंपराओं में रुचि है, तो नेपाल आपके लिए एक बहुत 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 ही अच्छी जगह है जहाँ आप जरूर आना चाहेंगे। जी। मैम एक सवाल और, जैसे कि अभी आपने कहा था कि मतलब कोई भी आना चाहते तो फिर आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी अपना प्रथम उपाधि ग्रहण करने के लिए, मतलब बैचलर्स डिग्री करने के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, तो क्या वो लोग बैचलर्स डिग्री करने के लिए, मतलब हिंदी में करने के लिए हम आ सकते हैं उधर? मैंने पहले कहा ना कि कुछ एक कॉलेज है जहाँ हिंदी की बैचलर में पढ़ाई होती है। अच्छा जी, सभी जगह ये सुविधा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जनकपुर धाम है, वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई होती है। राजविराज है, वहाँ पढ़ाई होती है। विराटनगर में है, वीरगंज में है, और काठमांडू में तो मतलब गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई होती है। एक यहाँ त्रिचंद था जिससे पढ़ाई होती थी, फिलहाल वो बंद हो चुका है। अच्छा तो जी, बैचलर में तो बाहर के स्टूडेंट को मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पे तो विद्यार्थी आते हैं, पढ़ते हैं। और जब कॉलेज में है, अगर जाना चाहेंगे तो जरूर एडमिशन होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका बस मतलब यही, उसमें सिस्टम ये है कि आपका जो कॉलेज है, आप जहाँ से आ रहे हैं, जी, वो कॉलेज मान्यता प्राप्त हो। उसकी जो डिग्री है, जो अगर बैचलर करने कोई आएंगे तो उनके जो +2 की डिग्री हो, और या फिर जो इंटर की +2 या 10th की जो डिग्री है, जी, वो हमारे यहाँ के जो मूल्यांकन विभाग हैं वहाँ से उनको पास कराना होगा, और उसके बाद वो सहजता से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी। चलिए, अगर कोई ऐसे मतलब शोध कार्य करने के लिए उधर आना चाहते हैं तो क्या सुविधाएं हो सकती है? मतलब अगर अपना पीएचडी या एमफिल करने के लिए अगर श्रीलंका से कोई विद्यार्थी उधर आना चाह रहे, तो फिर क्या मैम हमें स्कॉलरशिप? उनके साथ भी यही सारी प्रक्रिया होगी। वो जिस भी विभाग से करना चाहें, हिंदी से करें, बौद्धिज्म से करें, हिस्ट्री से करें, जहाँ से भी करेंगे, तो पहली प्रक्रिया तो उनकी यही होगी कि उनका जो एमए का जो डिग्री है, जी, वो
मतलब विषयगत हो। ऐसा नहीं है कि आप साइंस से हैं तो आर्ट्स में कर लेंगे या जो भी। और लेकिन पीएचडी करने से पहले या 2 साल के लिए, मतलब 1.5 साल कहूँ मैं, 3 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है एमफिल की, जी जो पहले करना होता है। और उसके बाद 3 सेमेस्टर के बाद आप उसी 3rd सेमेस्टर में आप जिस विषय को चुनेंगे, जो आपकी रुचि का विषय है, उसको लेकर के ही आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद का 2 साल यानी 3.5 साल और पूरा 5 साल। और यहाँ यूजीसी है जो समय समय पर निकालता है विज्ञापन किसी शोध के लिए, तो मुझे लगता है उससे भी आबद्ध होकर के अगर बाहर के विद्यार्थी हैं तो वो उस साइट पर जाएं, कभी ना कभी उसमें कुछ तो आता ही रहता है, उससे भी जुड़ करके शोध कर सकते हैं उनके विषय से संबंधित। तो वो कुछ आर्थिक सहायता भी वहाँ से मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा और जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ है कि अभी पीएचडी अगर 2 साल में छात्र कंप्लीट कर लें तो यूजीसी उसे देती है, अच्छा। प्रोत्साहन राशि नहीं कहूँ। जैसे कि मैम और ज़्यादा लंबा समय हो जाता है तो फिर ये सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, तो अगर कोई अपना एमफिल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो श्रीलंका तो या वो किसी- यहाँ आके कर सकते हैं। तो सीधे पीएचडी में वो लोग आ सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो कौन कौन से विषयों पर वहाँ पे शोध कार्य हम कर सकते हैं? साहित्य को लेके कर सकते हैं या और कौन कौन से चीज़ों को लेके? हिंदी भाषा? बहुत सारे फैकल्टीज हैं, ह्यूमैनिटीज में 22 फैकल्टी हैं हमारे यहाँ। अच्छा जी। तो किसी से भी, जिस भी विद्यार्थी की रुचि है वो किस में जाना चाहते हैं, पुरातत्व विभाग है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें जिनकी रुचि है, इंग्लिश है, हिंदी है, नेपाली है, इवन आपको संस्कृत है, योगा है, तो जिसमें जिनकी रुचि होगी वो वहां से संपर्क करेंगे और फिर उससे आबद्ध हो सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे अभी हमारे यहाँ एमफिल के लिए निकला हुआ है, अभी उसकी एंट्रेंस की परीक्षा शनिवार को है। तो पहले वो एंट्रेंस होता है, उसके बाद उसमें एडमिशन मिलता है, उसके फिर इंटरव्यू होते हैं। तो ये साल में इसी सब महीने में वो निकलता है जी। और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो ऑलरेडी एमफिल कर चुके हैं, बस उन्हें ये मान्यता यहाँ से इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा और जब वो मिल जाएगा तो वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विभाग से जुड़ना चाहें वो आराम से जुड़ सकते हैं। जी मैम, जैसे अभी आपने कहा था कि वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो क्या पीएचडी मतलब जिन्होंने एमफिल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कहीं से, तो उनको भी ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है उधर आके? मेरी जानकारी में ऐसे अभी कोई छात्र आए नहीं है, इसलिए मैं सही नहीं बता पाऊंगी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई एंट्रेंस की आवश्यकता होगी। जी। क्या ऐसे कोई सुविधाएं हैं ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स अगर देना पड़ रहा है तो फिर क्या उसको हम ऑनलाइन दे सकते हैं या नेपाल में आना जरूर? ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकती हैं, पर एग्जाम तो देने के लिए आना ही पड़ेगा। देने के लिए उधर आना पड़ेगा। अच्छा जी। जी। तो बहुत कुछ हमें जानने को मिला और ये भी मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में इतना कोई भेदभाव या कोई फर्क नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा कुछ। अगर हम लोग भी बहुत कुछ मिलते जुलते हैं जी और हमारी संस्कृति, परंपराएं, पहनावा, मुझे देख के तो कोई नहीं कहेगा कि मैं नेपाल की हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो ऐसे ही। अब एक जो नेपाली सोच करके लोग सोचते हैं कि गोरा गोरा रंग हो, छोटी छोटी आंखें हो तो वो नेपाली होते हैं, पर हमारे यहाँ मिला जुला है। नेपाल में हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको जी। और सभी नेपाली ही हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बहुत बच्चे श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। तो हम लोग मतलब जो एशियन कंट्री है उसमें इतनी समानता और इतनी सहृदयता तो जरूर है कि हम लोग एक ही जैसे हैं हर जगह। जी मैम, और दूसरी बात यह है कि ये साहित्य और भाषा को सीखने वाले ज़्यादातर नारी या तो फिर मतलब लेडीज़ ही होती हैं आजकल, जो कि जेंट्स या फिर वो लोग तो अपने मतलब रोजगार पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं। उनसे मतलब ये एक हमारी धारणा बनी हुई है कि पुरुषों को घर चलाना होता है, तो उनको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है कि भाई नहीं चलाओ तो घर कैसे चलेगा। और आजकल तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में हैं, पर जहाँ तक ये सही कहा आपने, साहित्य से जुड़े हुए लोग, पर ये तो आज की बात है ना कि हम महिलाओं की बात करते हैं। एक समय ऐसा था कि हिंदी साहित्य पे पुरुष लेखक का ही वर्चस्व रहा। आप ये देखें, इवन कुछ समय पहले जब मैं कभी मनु भंडारी को पढ़ती हूँ, राजेंद्र यादव को पढ़ती हूँ,
तो उन लोग तो बहुत जाने माने स्थापित साहित्यकार हैं, पर मनु भंडारी का भी यही कहना था कि हमारे लेखन को कभी महत्व ही नहीं दिया गया कि महिलाएं भी लिख सकती हैं, नारी लेखन भी हो सकता है। एक उनके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि जो महिलाएं होती है वो महिलाओं की समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये एक तो जब विमर्श की बात आती है तो नारी विमर्श यहाँ भी चला आता है कि हम जुड़े जरूर हैं, पर हमें मान्यता उस स्तर पर नहीं मिला है जिस स्तर पे पुरुष लेखन को मिला है। इसकी भी जद्दोजहद जारी है। और जब आसानी से कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो लोगों को लगता है साहित्य पढ़ो, हम लोग हृदय से ही बहुत कोमल होते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से कहानियों के प्रति, कविताओं के प्रति हमारा रुझान हो जाता है, तो पढ़ना भी अच्छा लगता है, जी। उसके साथ लिखना भी। और मैम मुझे आपसे एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, वो ये है कि आजकल के ज़माने में ये माना जाता है कि साहित्य पढ़ोगे तो फिर तुम बेरोज़गारी में मरोगे, तो मतलब काम नहीं मिलेगा या फिर मान्यता वही नहीं मिलेगी, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ये एक धारणा से बनी हुई है ये मतलब लड़कों, मतलब आजकल के ज़माने में। तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं इन मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, सच पूछिए तो। एक पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक मशीनी जिंदगी जब जी रहे होते हैं ना, तो आप और सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। पर साहित्य वो है, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, सही मायने में वो ही आपको चेतन अवस्था में कहे, आपके अंदर की संवेदनाओं को जगाने का काम करे या आपको विद्वान बनाए, वो साहित्य ही बना सकता है। और जब आजकल तो क्या कोई ऐसा दिखाए, वो एक जमाना था जब लोग कहते थे कि प्रेमचंद अभाव में रह गए, निराला अभाव में रह गए। आज के दौर में अगर देखें तो कुमार विश्वास जैसे भी है ना, कि जो लाखों और करोड़ों में खेलते हैं। बात इतनी सी है कि आप उसको लेते किस तरह से हैं, उसको स्वीकार किस तरह से करते हैं साहित्य को। साहित्य का लेखन आजकल सिर्फ साहित्य से जुड़ा नहीं रह गया है। जब आप किसी भाषा को पढ़ते हैं, और आज वैश्विक स्तर पर हिंदी की बात कहूँ तो मैं हिंदी की महत्ता बढ़ रही है, चाहे वो अनुवाद के क्षेत्र में हो, टंकन के क्षेत्र में हो, चाहे जब मुझे लगता है मैं जब अपने कॉलेज में थी तो ये दुभाषिया शब्द मुझे बहुत प्रभावित करता था कि आपके वर्ल्ड के किसी भी देश में आप अगर जाएं तो आपको अगर दुभाषिया का काम मिल जाता है तो आप तो बहुत आपके बारे में न्यारे हो जाएंगे। और ये आज भी है, हर जगह है ये चीज। तो मुझे नहीं लगता कि साहित्य पढ़ने वाला बेरोजगार होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे विभाग मेरा छोटा है, छात्र कम निकलते हैं, लेकिन वो हर छात्र अपनी जगह पर कहीं ना कहीं इसी हिंदी विषय को लेकर के अपना घर चला रहा है। तो ये भाषा, जब तक इंसान जिंदा है तब तक साहित्य मर ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं मर सकता। आज के समय में जो एक फ्रस्ट्रेशन कहें आप, अंदर में जो हमारे अंदर जो एक धैर्य की कमी हो गई है, वो सब कुछ अगर आप गेन करेंगे तो वो धर्म और साहित्य ही आपको देता है। जी, मुझे भी। आप बहुत बेचैन हैं तो आप कुछ लिख लें, आप बहुत परेशान हैं तो आप कुछ अच्छा पढ़ लें। ये मानसिक खुराक किसी और विषय से आपको मिल ही नहीं सकता है। पैसा कमाने के लिए एक उम्र काफी है कि आप इतने से इतने 20 से लेके 40 के बीच, 45-50 आप कमा लेंगे। उसके बाद आपको यही एक मकाम होता है जहां आप अपने आप में तुष्ट हो पाते हैं, संतोष महसूस कर पाते हैं। बच्चों की बात आजकल जब भी मैं कहती हूँ, अपने ही बच्चों को कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कुछ पढ़ा करो, अच्छा पढ़ा करो, क्योंकि आप जितना गलत देखेंगे, जितना गलत सोचेंगे, आपके आसपास उतनी नकारात्मकता आएगी। आप लोग, मतलब ये हम लोग तो कहें कि महिलाओं को तो जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो क्यों कहा जाता है कि उनको अच्छा साहित्य पढ़ो, गढ़ता तो वही है। तो कुछ भी गलत देखने से माएँ मना करती हैं कि क्या उटपटांग चीज देख रहे हो, बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, कुछ अच्छी चीजें पढ़ो। तो जो बच्चा पैदा नहीं होता है उसके लिए भी हम साहित्य का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। तो आगे चल के वो मानवता के नाते, नैतिकता के नाते हमें जो इंसान बनाता है, तुलसीदास ने कहा है कि बड़ा जतन मानव तन पाया। तो ये जो मानव शरीर हमको मिला है, उसे अगर परिष्कृत करना है तो साहित्य की अवधारणा या साहित्य का सहारा तो हमें लेना ही पड़ेगा। और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि साहित्य से जुड़े हुए लोग अभावग्रस्त हैं आज के समय में। जी, और आपके ये बातों को सुन के मुझे भी यही लग रहा है कि अगर कोई ध्यान से आपको सुनेंगे
तो फिर ये बात तो ज़रूर पता चलेगा किसी को भी कि अगर आप सही ढंग से किसी भी भाषा को सीख ले या फिर उसका प्रयोग करें तो फिर आपको कहीं पे भी ये बेरोज़गारी का सवाल कोई परेशानी नहीं है। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए, आपकी अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जी मैंने कहा ना कि मैं 10 सालों तक मैं कुछ नहीं कर पाई, बावजूद इसके जब मिला तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारा क्षेत्र है, हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ अनुवाद का काम होता है, हमारे यहाँ मीडिया में हिंदी भाषा के लोग जुड़े हुए हैं। आप सबसे बड़ी बात तो कि जब मैं यहाँ हमारे बच्चे निकलते हैं मैं उनको कहती हूँ कि काठमांडू से बाहर निकलिए, आप लोग, बहुत सारा काम है। भारत के ही पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ नन हिंदी क्षेत्र में हिंदी शिक्षक इतनी अच्छी सैलरी में काम कर रहे होते हैं। बशर्ते आप कोशिश तो कीजिए, घर बैठ के तो कुछ होगा नहीं। पहले ही सोच लें साहित्य पढ़ के क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मैंने कहा कि मैं भारत से हूँ। जब हम लोग बीपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करते थे तो एक इंटर तक आपने +2 साइंस से पढ़ा, उसके बाद आप आर्ट्स में जाते थे, क्योंकि आपको साहित्य से जुड़े हुए सवाल चाहिए होते थे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, उनके लिए तो आर्ट्स पढ़ना पड़ता था ना। तो उसके बाद आप समझिए कि जब आपको इतने बड़े पद पर जाने के लिए भी साहित्य की आवश्यकता पड़ती है तो साहित्य आपके लिए कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। बस उससे जुड़ने की और दिल से सोचने की बात है, दिमाग को ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है। आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ जानकारी मिल गई और वैसे भी भाषा को लेके एक नए नज़रिया से देखने के लिए मुझे लगता है कि हर किसी को ये आपके जो बातें हैं वो प्रभावित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और वैसे भी श्रीलंका में जितने भी छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं या तो फिर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपके ये जो स्वागत है, हमारे यहाँ आए, हम लोग मिलना चाहेंगे उनसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय, कीमती समय हमें देने के लिए। मुझे पता है कि ये समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे हमें इतना समय दिया, हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़ करके। मैं नेपाल में बैठ के श्रीलंका में बात कर रही हूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही। जी नमस्कार मैम। नमस्ते।